हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जिसका टीडीएस कटा हो वो अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करेगा। इट मीन्स कि डिडक्टी अपनी बुक्स में किस तरीके से एंट्री करेगा। अभी तक हमने जितनी वीडियो सीखी थी, जितना हमने टीडीएस सीखा, वो हमने सीखा डिडक्टर के ब्याफ पे कि डिडक्टर अपनी बुक्स में किस तरीके से टीडीएस को एनेबल करेगा और किस तरीके से उसकी एंट्री वो अपने बुक्स में करेगा। बट आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जिसका टीडीएस कटा है वो अपनी बुक्स में एंट्री को कैसे करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं सीखने वाली। नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि टीडीएस तो नंबर पहली चीज़ जो यहाँ पर सीखने वाली है वो टीडीएस ऑन रिसीप एंट्री, कि जब उसको डिडक्ट होकर पैसा मिलेगा तो वो अपनी बुक्स में किस तरीके से एंट्री करेगा। नंबर टू, वो टीडीएस के रिफंड की एंट्री कैसे करेगा। या फिर नंबर थ्री, कि टीडीएस के एडजस्टमेंट की एंट्री वो किस तरीके से करेगा। तो दोबारा बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम डिडक्टी की बुक्स में एंट्री करना सीखेंगे आज की वीडियो में, जिसमें पहले ही बात आती है कि टीडीएस काट के जब हमको पेमेंट मिलता है तो हम अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करते हैं। नंबर सेकंड, के टीडीएस के रिफंड की एंट्री कैसे की जाएगी, कैसे रिफंड की एंट्री को एडजस्ट किया जाएगा। एंड नंबर थ्री, टीडीएस एडजस्टमेंट की एंट्री। तो वीडियो को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ के अंदर। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। मैं पहले वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टीडीएस के ऊपर अभी हमने रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं। तो थोड़ी सी मेमोरी के आपके जो भी हमारे कंटिन्यूसली जो व्यूअर्स हैं उनकी मेमोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहेंगे, जिससे कि उन्हें पता लगे कि अभी तक एक्चुअली उन्होंने सीखा क्या है। तो सबसे पहली वीडियो में हमने सीखा कि टीडीएस वाउचर एंट्री एंड पेमेंट एंट्री को कैसे की जाती है, जहाँ पर हमने काफ़ी कुछ सीखा और वेरी सिंपल ट्रिक में सीखा था कि टीडीएस के वाउचर की एंट्री, सभी तरीके के वाउचरों की एंट्री कैसे की जाए और टीडीएस के पेमेंट की एंट्री कैसे की जाए। अगली वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन सैलरी। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पोस्ट की थी जिसमें हमने टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में सब कुछ प्रैक्टिकल वे में पढ़ा था और किस तरीके से विदाउट एक्टिवेट पेरोल फीचर हम टीडीएस ऑन सैलरी की एंट्री को कर सकते हैं और कैसे उसकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। देन हमने सीखा था कि टीडीएस की रिटर्न को कैसे फाइल किया जाए, टीडीएस क्या होता है, कब और किसको डिडक्ट करना होता है, रिफंड कैसे होता है, टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में फ्री में टीडीएस की रिटर्न यहाँ पर हमने फाइल करना सीखी थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का। नेक्स्ट हमने सीखा था कि टीडीएस के पेमेंट करते समय अगर किसी कारण से आपका चालान प्रिंट नहीं हो पाया है तो उस केस में आप अपने चालान की कॉपी को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कई बार हम पेमेंट करते समय हमारा चालान हम निकालना भूल जाते हैं, तो उस केस में टीडीएस के चालान को कैसे निकाला जाए वो सारा हमने सीखा था। चालान डेट, चालान सीरियल नंबर, मेजर एंड माइनर हैंड एंड नेचर ऑफ पेमेंट, ये सारा कुछ हमने सीखा था। फिर हमने सीखा था कि ऑनलाइन गुड्स जो करते हैं उनके सेल की वैल्यू के ऊपर एक टीसीएस रिटर्न डिडक्ट होता है, टीसीएस डिडक्ट होता है। तो उस टीसीएस के कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कैश लेजर के अंदर, ये हमने सीखा था। देन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो सप्लाई करते हैं सर्विसेज की, उस केस में किस तरीके से आपका जो टीडीएस जो डिडक्ट हुआ आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हो, ये सारा कुछ अभी हमने रिसेंटली इन सबके ऊपर हमने लाइव रिटर्न फाइल करके सबकी लाइव डेमो थी और प्रैक्टिकल वीडियो थी। हमारा जो इस चैनल का मेन फोकस है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल वीडियो प्रोवाइड कराना, वो भी कम से कम समय में आपको एक अच्छी वीडियो ले आना, ये हमारा मोटिव है। तो अब आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि डिडक्टी अपनी बुक्स में किस तरीके से एंट्री करेगा। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल, हालांकि पिछली जो हमारी वीडियो पोस्ट हुई है उसी में से हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम बता रहे हैं कि आपको गौरव प्लेसमेंट कंपनी है एक, जिसने क्या करा है कि प्रोवाइड किए मैन पावर सप्लाई। दैट मीन्स कि उसने कैंडिडेट प्रोवाइड कराए हैं। किसको प्रोवाइड कराए हैं? सिंह एंड कंपनी को उसने प्रोवाइड कराए हैं, जिसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। टैक्सेबल वैल्यू है उसकी 55,000 रुपये की एंड जीएसटी जो है वो 18% के हिसाब से, और टोटल इनवॉइस की वैल्यू जो है वो है 64,900 रुपये। तो ये सारी कहानी है। अब इसमें डिडक्टी कौन है और डिडक्टर कौन है, इन सब के बारे में हम आपको बहुत ही क्लियरली डिस्कस करना चाहेंगे और बड़े आसानी से समझना चाहेंगे। यहाँ पर गौरव प्लेसमेंट अ सर्विस प्रोवाइडर है। कौन है गौरव प्लेसमेंट? क्या यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है? सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। गौरव प्लेसमेंट क्या हुआ? सर्विस प्रोवाइडर हुआ, ठीक है। एंड ये क्या हुआ? डिडक्टी, जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, इसके इनवॉइस की वैल्यू के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट होगा। तो ये क्या है? डिडक्टी है। एंड सिंह एंड कंपनी जो कि सर्विस रेसिपिएंट है। सिंह एंड कंपनी क्या है? यहाँ पर सर्विस का रेसिपिएंट है, इसको सर्विस मिल रही है। सो ये इस केस में क्या हुआ? डिडक्टर, क्योंकि इसको सर्विस मिल रही है तो ये टीडीएस को डिडक्ट करके पैसे देगा, और टीडीएस को डिडक्ट करने वाला कौन हुआ? डिडक्टर हुआ। एंड जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो कौन हुआ? डिडक्टी हुआ, ठीक है। तो इसने डिडक्टी ने क्या करा है? 64,900 रुपये का इन्वॉइस क्या कर दिया? डिडक्टर। दैट मीन्स गौरव प्लेसमेंट ने एक 64,900 रुपये का इन्वॉइस विद जीएसटी किसको दे दिया?
सिंगेंट कंपनी को, जो कि सर्विस रेसिपिएंट था, डिडक्टर था। तो सिंगेंट कंपनी भाई साहब ने क्या करा, उन्होंने 64,350 रुपये वो क्या कर दिए, उन्होंने गौरव प्लेसमेंट को दे दिए, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराने वाला था। तो यहाँ पर 550 रुपये उसने क्या करा, TDS डिडक्ट कर दिया। और जो TDS डिडक्ट करा वो क्या करा उसने, TDS डिडक्टेड एट द रेट 1% ऑन टैक्सेबल वैल्यू। TDS हमेशा किस पर डिडक्ट होगा, अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। TDS किस पर डिडक्ट होगा, TDS विल ऑलवेज डिडक्टेड ऑन टैक्सेबल वैल्यू। आप लिखना चाहे तो इस चीज़ को लिख लेना, TDS हमेशा किस पर डिडक्ट होगा, टैक्सेबल वैल्यू को। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, 55,000 रुपये है। और इसका क्या हुआ, 1% TDS डिडक्ट हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया वो, 550 रुपये। और जब आप 55,000 में से 55,000 में से नहीं, 64,900 में से जब आप 550 को डिडक्ट करोगे तो आप कितना पेमेंट करोगे, 64,350, जो कि सिंगेंट कंपनी ने किसको कर दिया पेमेंट, गौरव प्लेसमेंट को पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पर डिडक्ट 1% TDS क्यों हुआ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम पैन कार्ड के में से देख सकते हैं कि डिडक्टी किस टाइप का है। एक्चुअली डिडक्टर जो होता है उसको अपने बुक्स में एंट्री को रिकॉर्ड करते समय 3 चीज़ों को ध्यान देना होता है। कितनी चीज़ों को ध्यान देना होता है, ये मैं सब आपको पिछली वीडियोज़ में अपने बता चुका हूँ। डिडक्टर को TDS को डिडक्ट करते समय 3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर बाय डिडक्टर एट द टाइम ऑफ TDS डिडक्शन। क्या क्या बातों को उसे ध्यान रखना होता है, नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ पेमेंट। नंबर सेकंड, उसे क्या ध्यान रखना होता है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड लिमिट। एंड नंबर थ्री जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है टाइप ऑफ डिडक्टी, कि डिडक्टी उसका किस तरीके का है। तो यहाँ पर उसने टाइप ऑफ डिडक्टी पता कर लिया, हम पैन कार्ड में से पता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पर डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये क्या है, इसके पैन कार्ड को देख के हमें ये पता लग रहा है। GSTN में से हम पैन कार्ड को ले सकते हैं, ये रहा इसका GST, और इसमें जो बीच की डिजिट है वो क्या है, पैन कार्ड की डिजिट है। बीच की डिजिट क्या है यहाँ पर, पैन कार्ड है यहाँ तक। और जो इसका ये 4th अल्फ़ाबेट जो होता है ये डिनोट करता है कि टाइप ऑफ डिडक्टी किस तरीके का। तो यहाँ पर P लिखा है, दैट मीन्स प्रोप्राइटरशिप कंपनी है ये यहाँ पर। तो उसने क्या पता लगा, डिडक्टी को यहाँ पर क्या पता लग गया कि भैया जो टाइप ऑफ डिडक्टी है वो क्या है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो यहाँ पर कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में थोड़ा सा रिवाइंड आपको करा रहा हूँ जिससे कि आगे की कहानी समझ में आए। 194C है, क्यों है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने कैंडिडेट प्रोवाइड करा है, हमने उसको जो है पेमेंट करा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड TDS का रेट क्या होता है, नेचर ऑफ पेमेंट वाले केस में, 194C वाले केस में क्या होता है, 1% फॉर इंडिविजुअल एंड 2% फॉर अदर। तो यहाँ पर ये प्रोप्राइटरशिप है इसलिए यहाँ पर 1% लगा। तो ये सारी कहानी मैंने हल्के से आपको छोटे से मूवमेंट में रिवाइंड कराने की कोशिश की है। अब क्या होता है कि डिडक्टी को TDS को डिडक्ट करता है जब, तो उसको अपनी बुक्स में एंट्री करने के लिए इसको क्या करना होता है, उसे 4 चीज़ों में अपने बुक्स के अंदर TDS को रिकॉर्ड करना होता है। सबसे पहले उसे टैली में क्या करना होता है, एनेबल TDS करना होता है, ठीक है। फिर उसने क्या करना होता है कि जो पार्टी का लेजर है, क्रिएट पार्टी लेजर एंड एनेबल TDS। फिर उसे क्या करना होता है कि एक्सपेंस के लेजर में TDS को एनेबल करना होता है, एनेबल TDS ऑन एक्सपेंस लेजर। देन उसे क्या करना होता है, एनेबल, देन उसको क्या करना होता है, क्रिएट TDS लेजर। तो ये सारी चीज़ें जो है डिडक्टर को TDS की एंट्री को अपनी टैली में रिकॉर्ड करते समय करना होता है। पर आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं डिडक्टी वाले केस में। ये सारा कुछ मैंने आपको इसलिए बताया कि आपकी पिछली मेमोरी थोड़ी सी रिवाइंड हो जाए। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिडक्टी जब TDS की जब उसका TDS कट जाएगा तो उससे जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि नो नीड टू इनेबल TDS फीचर। डिडक्टी को जिसका TDS कटा है उसको अपनी टैली के अंदर किसी भी तरीके के TDS को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो नीड टू क्रिएट TDS अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। TDS के लेजर को ड्यूटी एंड टैक्सेस में क्रिएट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूटी एंड टैक्सेस में कौन सी चीज़ें क्रिएट होती है, जो हमारे लिए लायबिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पर TDS हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, इसलिए हमें उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर में क्रिएट नहीं करना है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है,
नो नीड टू फाइल एनी टाइप्स ऑफ TDS रिटर्न, डिडक्टी जिसका TDS कटा है उसको किसी भी तरीके के TDS की रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। नंबर फर्स्ट, नो नीड टू इनेबल TDS फीचर, TDS फीचर को इनेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू क्रिएट TDS लेजर अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, TDS के लेजर को ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नो नीड टू फाइल एनी टाइप ऑफ TDS रिटर्न, डिडक्टी को किसी भी तरीके की TDS रिटर्न को फाइल नहीं करना होता है। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को डिडक्टी की बुक्स में रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैली में आएंगे और शुरुआत से सिखाएंगे आपको क्रिएट कंपनी करेंगे। यहाँ पर मैंने नाम रख दिया कंपनी का TDS ऑन डिडक्टी के नाम से मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर ली, उत्तर प्रदेश कर लिया यहाँ पे, एंड कंट्रोल ए से सेव कर दिया। एंड इसके बाद मैं F11 की को प्रेस करते हुए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आने के बाद GST को इनेबल करूँगा क्योंकि क्वेश्चन में GST लगा हुआ है, और कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर दिया। किसी भी तरीके से TDS को इनेबल नहीं करना है। एंड वाउचर में आएंगे और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कौन है, गौरव प्लेसमेंट है, तो हम गौरव प्लेसमेंट की बुक्स में अपनी एंट्री कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो Alt+C प्रेस करेंगे, सेकेंड कंपनी के नाम से एक लेजर क्रिएट कर देंगे जो कि हमारा कौन होगा, सन्ड्री डेटर होगा, एंड इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम एक Alt+C प्रेस करते हुए यहाँ पर कर देंगे मैन पावर सप्लाई। ये हमारा क्या हो गया, सेल हो गया, क्योंकि ये मेरी सर्विस मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको सेल अकाउंट में ले जाऊँगा। GST की परसेंटेज यहाँ पर क्या है, टैक्सेबल करते हुए हमने यहाँ पर 18% GST को इनेबल कर देना है और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। देन यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू है, 55,000 रुपये की टैक्सेबल वैल्यू है। और Alt+C प्रेस करेंगे, CGST अकाउंट अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टैक्सेस हमारे लिए ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है क्योंकि लायबिलिटी होती है, और कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर दिया। ऑटोमेटिकली TDS का वैल्यू आना चाहिए, कभी भी TDS की वैल्यू को हमने मैनुअली फिल नहीं करना है, ये बात आप एकदम गांठ बांध लो, ठीक है। एंड Alt+C प्रेस करेंगे अगेन, और SGST क्योंकि लोकल हम इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई मानने हैं, GST को इनेबल करते हुए स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए से सेव, और ये हमारा क्या हो गया, SGST लग गया। टोटल इनवॉइस की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर, 64,900 आ गई, जो कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब क्या हुआ साहब, सेकेंड कंपनी ने हमें क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया 64,350 रुपये का। तो अब इस एंट्री को हमने रिकॉर्ड करना है। तो F6 रिसीव में आएंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। पैसा किससे आ रहा है, सेकेंड कंपनी से आ रहा है। कितना आ रहा है, हम इसको मानेंगे 64,900 रुपये, क्योंकि सेकेंड कंपनी जो है वो 550 रुपये अपनी जेब में नहीं रख रहा, वो क्या कर रहा है, डिपॉजिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो TDS के पैसे को जमा कर रहा है। तो हमारे पास 64,900 ही पूरा आ रहा है, क्योंकि बाकी का 550 हमारे पैन कार्ड पे डिपॉजिट हो जाएगा। किस तरीके से उसकी एंट्री होगी वो सब अभी हम देखेंगे। एंड हमारे पास कैश या बैंक में कितना आ रहा है, 64,350, तो यहाँ पर हम 64,350 कर देंगे, और Alt+C प्रेस करके यहाँ पे TDS रिसीवेबल के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, करंट असेट्स में रखेंगे। अगर करंट असेट्स में आपके ऑलरेडी बहुत सारे अगर उसमें लेजर क्रिएट हो तो आप एक अलग से भी यहाँ पर लेजर को क्रिएट कर सकते हो, TDS रिसीवेबल करके, या कुछ भी नाम डाल के TDS रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे करंट असेट्स में इसको फिल कर दे रहे हैं, और किसी भी तरीके से कोई टैक्सेशन की वैल्यू को हमने यहाँ पर इनेबल नहीं करना है। सो अभी मेरी एंट्री हो गई। हम यहाँ पे P&L में आते हैं, तो P&L में मेरा प्रॉफिट हो गया 55,000 रुपये का। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पावर की मैंने सप्लाई कर दी, जो कि मेरी सर्विस है, मैंने उसको सेल कर दिया। बैलेंस शीट में आता हूँ तो मेरे बैलेंस शीट में क्या हो गया, 99,100 रुपये CGST और SGST की लायबिलिटी है जो मेरे को पे करनी है, और दूसरी तरफ TDS रिसीवेबल, अभी मेरे को TDS क्या है, ये मिला नहीं है, मिलेगा कितना, 550 रुपये मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पे सीखना था, हमने पहली चीज़ सीखनी थी TDS ऑन रिसीव। तो TDS ऑन रिसीव की एंट्री हमने पास कर दी कि अगर जब मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं किस तरीके से TDS काट के उस एंट्री को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि TDS के एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास की जाए, जो कि ये 550 रुपये मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसकी एंट्री किस तरीके से पास करूँ इनकम टैक्स को देते समय। तो यहाँ पर हम सिंपली एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर 55,000 रुपये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, और हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि हमें 10% के हिसाब से क्या करना है, यहाँ पर 10% के हिसाब से हमें क्या देना है, इनकम टैक्स देना है प्रॉफिट के ऊपर। मतलब 10% ऑफ 55,000 का हमने प्रॉफिट देना है। दैट मीन्स ये इक्वल्स टू कितना होगा, रुपीज़ 5500 रुपये मैंने इनकम टैक्स के देने हैं, जबकि मेरे को TDS रिसीवेबल कितना होगा, मिलेगा कितना, 550 रुपये। तो इसकी एंट्री मैं किस तरीके से पास करूँगा,
यहाँ पर खाली मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10% ऑफ इनकम टैक्स, किसी तरीके का स्लैब को नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप इनकम टैक्स की एंट्री को कैसे एडजस्ट करोगे TDS की एंट्री के साथ। तो इसके लिए हमें क्या आना पड़ेगा, F7 की को प्रेस करेंगे, हम वाउचर में आके F7 की को प्रेस करेंगे, जर्नल की एंट्री को यहाँ पर ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम पेमेंट को ना देते हैं ना लेते हैं तो उस एंट्री को हम किस में करते हैं, जर्नल के वाउचर में हम उसको हम पोस्ट करते हैं। ऑल्ट C प्रेस कर लेंगे, हम यहाँ पर एक इनकम टैक्स के नाम से हम एक लेजर क्रिएट कर देंगे और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना देंगे। यहाँ पर मैं बस एक थोड़ा सा आपका समय और लेना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स के लेजर को हम करंट लायबिलिटी में डालते हैं साहब, या कुछ लोग इसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं, पर इनकम टैक्स आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस होता है, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन उठे आते हैं कि भैया एक्सपेंस तो नहीं होता, प्रॉफिट में से लेस नहीं होगा। तो इनकम टैक्स एक आपका ऐसा एक्सपेंस है जो कि डिसअलाउएबल है, मतलब इसको आपने क्लेम नहीं करना है, एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट में से लेस नहीं करना। पर हाँ, जो आपने प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मतलब प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, उससे पहले आप उससे पहले आप इनकम टैक्स को अपने प्रॉफिट में से लेस करोगे। दोबारा बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स एक एक्सपेंस होता है जो कि डिसअलाउएबल होता है, मतलब आप इसको अपने प्रॉफिट में से क्लेम नहीं कर सकते हो। पर हम इसको एक्सपेंस में क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि अपने प्रॉफिट में से लेस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स आता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए हमें इनकम टैक्स को इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रॉपर P&L और बैलेंस शीट बन सके। सो इनकम टैक्स को हमने क्या कर लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया और इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। तो यहाँ पर मेरा इनकम टैक्स कितना था, 10% ऑफ 55,000, दैट मीन्स 5500 रुपये था। ठीक है, 5500 रुपये में से मेरे पास TDS कितना पड़ा है, 550 रुपये पड़ा हुआ है, तो मैं 550 यहाँ पे एडजस्ट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इनकम टैक्स प्रोविज़न, इसको मैं किस में ले आऊँगा, करंट लायबिलिटी में ले जाऊँगा। और अब मेरे को इनकम टैक्स कितना देना है भैया, 4950 देना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि TDS के एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दी। क्या कर दिया हमने भैया, यहाँ पर TDS के एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर दी। कैसे कर दी हमने, 5500 रुपये टैक्स था, 550 रुपये TDS को हमने एडजस्ट कर दिया, और अब हमारे पास इनकम टैक्स हमें कितना देना है, 4950 देना है। इस एंट्री का इफेक्ट हम अपनी बुक्स में एक बार चेक कर लेते हैं। P&L में आते हैं, तो देखिए मेरे को अब 49,500 रुपये मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा। तो इस एक्सपेंस को हम क्लेम तो नहीं कर रहे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे कि इसको लेस करो प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट को हम इसमें से लेस करने के बाद इस पैसे को कहाँ ले आ रहे हैं, बैलेंस शीट में ले आ रहे हैं। इसके लिए मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इनकम टैक्स को हमें इनडायरेक्ट के ऊपर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों ट्रीट करना चाहिए। अभी समय नहीं है कि इतना लंबा मैं उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दूँ। आने वाले समय में मैं आपको विद सेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स जो होता है आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना होता है, पर उसको क्लेम नहीं करना होता। बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में आने के बाद इनकम टैक्स का प्रोविज़न मेरे पास किस में दिख रहा है, ये लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, मेरे को लायबिलिटी साइड में दिख रहा है। दैट मीन्स मेरे को इनकम टैक्स को पे करना है, और TDS रिसीवेबल जो था मेरा वो 0 हो गया। तो TDS रिसीवेबल के एक बार लेजर को और ओपन करके देख लेते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पर TDS मेरा क्या था, पहले डेबिट था, दैट मीन्स मेरे लिए असेट्स था। फिर मैंने इसको जर्नल की एंट्री से पास कर दिया, और 550 रुपये को मैंने एडजस्ट कर दिया। किसके साथ एडजस्ट कर दिया, इनकम टैक्स के साथ मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, ये TDS के एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। अब इस एंट्री को मैं कुछ समय के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ, और मैं TDS रिफंड की एंट्री आपको अब यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो इस वाली एंट्री को मैंने क्या करा, ऑल्ट डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरे को एक अलग से क्या करनी है, अब आपको एक रिफंड की एंट्री और सिखानी है। ठीक है, अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट है 55,000 रुपये, यहाँ पर हम एक खर्चा और डाल दे रहे हैं। वाउचर में आए, F5 हमने प्रेस करा, और ऑल्ट C हमने वैसे ही एक जर्नल एक्सपेंस के नाम से लेजर क्रिएट कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जहाँ पर अभी हम TDS को एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही आपको एंट्री पास करके दिखा रहे हैं, और हमने मान लिया कि 52,000 रुपये के हमारे खर्चे हो गए, कैश या बैंक जिससे भी। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूँ। तो मेरे यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना बचा, कुल 3,000 रुपये प्रॉफिट बचा। अब इस 3,000 रुपये के प्रॉफिट को मैं क्या मान रहा हूँ कि इसके ऊपर 10% इनकम टैक्स लगेगा। 10% इनकम टैक्स ऑन 3,000, तो ये कितना इक्वल्स होगा, 300 रुपये होगा भैया, 3,000 रुपये का। पर मेरे पास TDS कितना पड़ा है, 550। तो इस केस में मैं एंट्री को कैसे पास करूँगा, अगेन आते हैं वाउचर में। टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देखनी है, और वाउचर में आके हम जर्नल के वाउचर को ओपन कर लेंगे। अगेन इनकम टैक्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और 3,000 का 10% मतलब 300 रुपये हो गया। और यहाँ पर TDS रिसीवेबल को हम एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि TDS मेरे पास 550 है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, 300 रुपये।
तो 550 से 300 एडजस्ट करने के बाद मेरे पास अभी भी जो TDS का बैलेंस है वो कितना है, 250 रुपये है। इस एंट्री को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इसका इफेक्ट देखता हूँ P&L में आके, तो इनकम टैक्स 300 रुपये आ गया मेरा। 2700 रुपये जो प्रॉफिट है मैं किसमें को ट्रांसफ़र कर दूंगा, प्रोपराइटर को या पार्टनर को, जिसको भी ट्रांसफ़र करना है। इसकी एंट्री भी मैं आपको पास करके दिखा दूंगा लगे यार। और बैलेंस शीट में आता हूँ तो इसमें क्या हुआ, TDS रिसीवेबल मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 250 रुपये आ रहा है। ठीक है, 250 रुपये कैसे आ रहा है, सिंह एंड कंपनी ने मेरा TDS काटा था रिसीप के ऊपर, कितना काटा था, 550 रुपये। उसके बाद मैंने क्या करा, 300 रुपये एडजस्ट कर दिया जर्नल के वाउचर से। इनकम टैक्स के लिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, और मेरे को किसी भी तरीके के इनकम टैक्स को देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं रिटर्न फाइल करूँगा तो रिटर्न के अंदर 26 AS के अंदर मेरे पास आ रहा होगा, और रिटर्न को सबमिट करते समय TDS मेरे TDS वाले कॉलम के अंदर 550 रुपये आ रहे होंगे, और 250 रुपये जो होगा मेरा इनकम टैक्स रिफंड होगा। तो यहाँ पर आप TDS रिसीवेबल आपका आप कितना आ रहा है, 250 रुपये आ रहा है। प्रॉफिट के पार्ट को अगर हमने ट्रांसफ़र करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, प्रोपराइटर या पार्टनर को, तो उस केस में हमें कैसे एंट्री पास करनी होगी, इसको भी चलो मैं आपको सिखाई देता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 2700 रुपये से, और Alt+C करके एक प्रोपराइटर जिसका भी जो लेजर होगा मालिक का, वो हम क्रिएट कर लेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट, और ये सीधा प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब अगर मैं P&L में आके देखता हूँ तो प्रॉफिट, क्योंकि P&L तो एज इट इज़ बना रहेगा, पर बैलेंस शीट में जब आके देखूंगा तो बैलेंस शीट में यहाँ 2700 रुपये मेरे कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं। और प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की पहचान ये होती है कि जो भी आपका करंट पीरियड का प्रॉफिट होगा, अगर आप ये एंट्री को पास कर दोगे तो वो लेस होकर ट्रांसफर्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड आ रहा है 2700 रुपये। सो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर सकते हो कैपिटल अकाउंट में। TDS के एडजस्टमेंट की एंट्री को पास कर सकते हो, TDS के रिफंड की एंट्री को पास कर सकते हो, TDS ऑन रिसीप की एंट्री को भी आप पास कर सकते हो। सो गाइस, ये पूरा फंडा था। कोशिश की थी यहाँ पर आपको समझाने की कि TDS डिडक्टी की बुक्स में किस तरीके से एंट्री पोस्ट की जाती है। किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, बेसिक लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक का, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।